हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं एक और नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में रोमांस भरपूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं जिस ड्रामा की बात कर रही हूँ उस ड्रामा का नाम है ड्रंकन टू लव यू। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 13 है। तो इस ड्रामा की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको इस ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ड्रामा देखने में मजा आए। तो इस ड्रामा की स्टोरी ये होती है, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, एक अमीर है तो दूसरा गरीब, और दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, रहन सहन अलग है, और उन दोनों की सोच, लोगों को देखने का नजरिया और लाइफ पूरी तरह डिफरेंट है। जब दो ऐसे लोग अनचाही शादी के बंधन में बंधेंगे तो इन दोनों के बीच क्या प्यार होगा, तकरार होगा या ढेर सारा रोमांस होगा, ये तो आपको ये ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलिए हम लोग इस ड्रामा की स्टोरी को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड साउ से, जो एक अनाथ होती है और एक होटल में काम करती है अपना गुजारा करने के लिए। साउ बहुत ही स्वीट, केयरिंग, सबकी हेल्प करने वाली लड़की होती है और साउ इतनी प्यारी होती है कि किसी को भी उससे आराम से प्यार हो सकता है। और साउ की लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसे वो दिलो जान से प्यार करती है। और साउ अपने बॉयफ्रेंड रेन के साथ वेगास जाने के लिए एक्साइटेड होती है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वेकेशन पर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। और साउ इसी बात को सोच सोचकर बहुत खुश होती है और अपने शादी के ढेर सारे सपने सजा रही होती है अपने बॉयफ्रेंड रेन के साथ कि तभी उसे मैंग का कॉल आता है और मैंग कहती है, तुम कहाँ पर हो साउ? बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अगर तुम टाइम पर काम पर नहीं आई तो बॉस तुम्हें काम से बाहर निकाल देंगे। तो साउ कहती है, मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ रेन एक पायलट होता है और रेन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी शिफ्ट चेंज करके वापस ताइवान आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड जीसू की एंट्री होती है, जो बहुत ही एक्साइटेड होता है अपनी गर्लफ्रेंड वही को प्रपोज करने के लिए। जीसू वही से बहुत प्यार करता है और वही भी जीसू से बहुत प्यार करती है और ये दोनों एक रिलेशनशिप में होते हैं, पर ये बात किसी को भी नहीं पता होती क्योंकि वही एक एक्ट्रेस होती है और उसने जीसू से प्रॉमिस लिया होता है कि जब तक उसका करियर सेट नहीं हो जाता तब तक वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। तो जीसू इसी बात को अपने ध्यान में रखकर वही से बेइंतहा प्यार करता है और उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी खरीदता है। इधर वही एक शो कर रही होती है और वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर होते हैं उसकी फोटो क्लिक करने के लिए। तो वही वहाँ पर अपने अदाओं का जलवा दिखाती है और सारे लोगों को अपने अदाओं से मोहित करने की कोशिश करती है। आगे सारे रिपोर्टर वही से अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, वो बस घटिया घटिया सीन करती है। तो वही इन सारे बातों का उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन उसमें से जो एक रिपोर्टर होता है वो वही के पीछे ही पड़ जाता है और उसके पास्ट को लेकर उससे ढेर सारे सवाल पूछता है। तो वही उसके सवालों से पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर वो उन लोगों के जाहिर नहीं करती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के बातों का पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वो रिपोर्टर कहता है, मैंने सुना है कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, क्या ये बात सच है? तो वही इस बात को झुटला देती है और कहती है, दुनिया में हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है और मेरा भी होगा, जो मुझे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करेगा। मैं भी उसी बंदे का इंतजार कर रही हूँ। इधर जेसू भी वही का ये इंटरव्यू देख लेता है तो उसे लगता है कि वही भी शादी के लिए तैयार है। तो जीसू इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो वही को प्रपोज करने के लिए प्लान बनाने लगता है। आगे जीसू अपनी एक मीटिंग करने के लिए उसी होटल में जाता है जहाँ पर साउ काम करती है। एक्चुअली जीसू एक इंटीरियर डिजाइनर होता है और उसकी डिजाइन इतनी पॉपुलर होती है कि सारे लोग उसके डिजाइन को लेकर उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। और जीसू उस होटल में भी एक क्लाइंट से ही मिलने आया हुआ होता है, तो वो क्लाइंट जीसू के पीछे पड़ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो बेचारा जीसू ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है, पर वो उस क्लाइंट को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो उसकी क्लाइंट होती है। अगर उसने उसके साथ मिसबिहेव किया तो उसकी रोजी रोटी पर बात बन सकती है। इधर जीसू का असिस्टेंट टोनी जीसू के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान होता है, क्योंकि जहाँ तक वो जीसू को जानता है कि वो ऐसा बंदा नहीं है कि कोई लड़की उसके साथ फ्लर्ट करे और वो उसका मुंह तोड़ जवाब ना दे। कि तभी टोनी को उसके बॉस का कॉल आ जाता है और टोनी जीसू को कहता है, सर मुझे जाना होगा, बॉस मुझे बुला रहे हैं, आप यहाँ का काम देख लीजिएगा। और टोनी जीसू को उस लड़की के पास अकेला छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो बेचारा जीसू उस लड़की के बीच में फंस जाता है। कि तभी वहाँ पर साउ आती है उन लोगों के लिए ड्रिंक लेकर। कि तभी साउ
जीसू के कपड़े पर एक्सीडेंटली कॉफी गिरा देती है, जिससे जीसू का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह जल जाता है और वो चिल्लाकर पूरा होटल सर पर कर लेता है। तो साउ उसे शांत करती है। तो जीसू ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और जीसू सब काम ताम छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। आगे जीसू वही के साथ फ्लर्ट करता है और उसके रिहर्सल में उसका साथ देता है और यहाँ पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी रूम सर्विस की बेल बजती है और उसके रूम के बाहर कोई और नहीं बल्कि साउ होती है। तो साउ उस घटिया रिपोर्टर को देख लेती है जो उन लोगों के रूम पर बाहर से नजर रखे हुए होते हैं। तो साउ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जीसू को रूम के अंदर धक्का दे देती है और रूम को बंद कर देती है और साउ जीसू को बताती है कि बाहर एक रिपोर्टर है जो आप लोगों की फोटो क्लिक करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप लोग इस तरह बाहर गए तो आप लोगों के इमेज पर बात आ जाएगी और आप दोनों की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो वही जैसे ही रिपोर्टर का नाम सुनती है तो वो पैनिक करने लगती है, क्योंकि अगर रिपोर्टर को उसके और जीसू के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो इस बात का पूरी तरह बवाल बनाएगा और उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा। तो वही जीसू को कहती है मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से जाने का। तो साउ कहती है मेरे पास एक रास्ता जिससे आप लोग आराम से यहाँ से जा सकते हैं। आगे वह इस साउ का वेशभूषा धारण करके उस रूम से बाहर निकल जाती है और उस रिपोर्टर को शक भी नहीं होता कि तभी उधर से साउ और जीसू साथ में मिलकर उस रूम से बाहर निकलते हैं। तो वो रिपोर्टर भी उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन उस रिपोर्टर को बाद में पता चलता है कि ये लड़की तो वो लड़की है ही नहीं जिसकी वो न्यूज बनाने के लिए यहाँ तक आया है। वो रिपोर्टर उन लोगों पर भड़कने लगता है और कहता है मुझे पता है इस लड़के के साथ वही थी, मैंने उसे देखा था उस रूम में जाते हुए। तो साओ और जीसू उस रिपोर्टर को अपनी बातों में इस तरह घुमाते हैं कि वो रिपोर्टर ही पूरी तरह पगला जाता है और बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और बेचारा खाली हाथ वहाँ से वापस चला जाता है। आगे जीसू साओ को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो साओ कहती है सुबह में मैंने तुम्हारे ऊपर कॉफी गिरा दी थी ना और तुमने मेरी कंप्लेन भी नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब हमारा हिसाब बराबर। और साओ जाने लगती है कि तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। तो जीसू उसे कुछ पैसे देता है और कहता है अपना इलाज करवा लेना। तो साओ लेने से मना कर देती है। तो जीसू कहता है तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है इसलिए प्लीज अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। तो साओ वो पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे साओ अपने पैर पर दवाई लगा रही होती है कि तभी वहाँ पर मैंग आती है और साओ को रेन को लेकर टीस करती है और कहती है तुम दोनों वेकेशन पर जा रहे हो ना, तो ये लो ढेर सारे कॉन्डम और वहाँ जाकर ढेर सारे मजे करना। तो साओ ये सब सुनकर शर्मा जाती है। तो मेग कहती है तुम शर्मा क्यों रही हो, मुझे भी पता है कि तुम लोग वहाँ जाकर ढेर सारी मस्ती करने वाले हो। कि तभी उधर से एक वेटर आती है और साओ को कहती है तुमसे कोई मिलने आया है। तो साओ जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि रेन उससे मिलने आया है। तो साओ रेन को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे साओ और रेन एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो साओ कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो रेन कहता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ही वागास जाना चाहता था, तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो साओ कहती है ठीक है। अगले दिन साओ वही को प्रपोज करने के लिए अपने घर बुलाता है और उसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। तो वही ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वही अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए उसके प्यार से ज्यादा उसका कैरियर इम्पोर्टेंट होता है। तो जीसू वही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर वही उसके प्रपोजल को देखे बिना ही उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि तभी उसे एक फिल्म का ऑफर आता है जिसे वही सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और जीसू के सारे प्लान पर पानी फेर देती है और कहती है मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। और वही ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो जीसू उसके पीछे जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी लाई है और तुमने वो रिंग भी देखी, फिर भी तुम यहाँ से जा रही हो। तो वही कहती है मैं ये नहीं कर सकती। तो जीसू कहता है अगर तुम आज यहाँ से गई तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और बेचारे जीसू के दिल को पूरी तरह रोंद कर चली जाती है। तो बेचारा जीसू रोता रह जाता है और वही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वही उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर साओ पैकिंग कर रही होती है वागास जाने की और वो बहुत ही एक्साइटेड हो रेन के साथ वेकेशन जाने के लिए और उसे लगता है कि इस बार रेन उसे प्रपोज कर ही देगा। तो साओ अपनी पैकिंग करके उसी होटल में आती है जहाँ पर रेन ने उसे बुलाया होता है। तो वहाँ पर साओ की मुलाकात जीसू से होती है, जहाँ पर जीसू ड्रिंक कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड की याद में। कि तभी वहाँ का वेटर साओ को एक लेटर देता है जो रेन ने साओ को देने के लिए दिया हुआ होता है। तो साओ उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा हुआ होता है मैं तुम्हारे साथ वागास नहीं जा सकता और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, इसलिए हम दोनों को हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म करना होगा। तो साओ जैसे ये पढ़ती है कि रेन उससे ब्रेकअप करना चाहता है, वो तो पूरी तरह टूट जाती है और वो रेन के पीछे पीछे उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर जीसू जब देखता है साओ अपना फोन ले जाने के बजाय उसका फोन लेकर चली गई है, तो जीसू भी
साओ के पीछे जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुनता है। इधर साओ रेन से पूछती है, आखिरकार तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? तो रेन कहता है, मैं किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ, इसलिए अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और रेन जाने लगता है। तो जीसू रेन की इस बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है, मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा मुझसे ब्रेकअप करने का। तुम इतनी आसानी से मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ सकते। प्लीज बताओ क्या बात है? तो रेन कुछ भी नहीं कहता। तो साओ जबरदस्ती रेन के साथ जाने लगती है। तो रेन साओ के सारे सामान को बाहर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तो साओ रोती रहती है, पर रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। तो जीसू को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो साओ की हेल्प करने के लिए जाता है। आगे साओ अपना कपड़ा सुखाकर बाहर आती है और कहती है, मेरे पास बस यही कपड़ा बचा था जिसे मैं सुखा पाई। मैंने सोचा था मैं ये जोड़ा अपनी शादी पर पहनूंगी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है उसके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा ये सब करने का। कोई बात नहीं, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगी। तो जीसू कहता है, उसने अभी अभी बेरहमी से तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम अब भी उस पर भरोसा कर रही हो। तो साओ कहती है, मैं बहुत ही अच्छे से उसे जानती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है? आगे वो दोनों अपने गम को भुलाने के लिए ढेर सारी ड्रिंक करते हैं और नशे की हालत में एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते हैं। तो जीसू साओ को वो रिंग दिखाता है और कहता है, मैं इसी रिंग से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। तो साओ उस रिंग को पहन लेती है और कहती है, ये रिंग तो मेरे हाथ में पूरी तरह फिट हो गई, मुझे ये रिंग बहुत पसंद है। तो जीसू कहता है, अगर तुम्हें ये रिंग पसंद है तो तुम अपने पास रख लो। तो साओ कहती है, मैं इसे नहीं रख सकती और इसी रिंग को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। जीसू साओ को वो अंगूठी रखने को कहता है, पर साओ जीसू को देने के लिए मरी जा रही होती है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। आगे वो दोनों और ड्रिंक करते हैं और जीसू नशे की हालत में साओ को प्रपोज कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें अभी प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो साओ कहती है, हाँ। तो जीसू कहता है, तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। आगे वो दोनों शादी करने के लिए रजिस्टर मैरिज ब्यूरो जाते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों को शादी करने के लिए 2 विटनेस की जरूरत होती है। तो जीसू अपने बॉस और अपने असिस्टेंट टोनी को बुलाता है अपनी शादी के गवाही के तौर पर। आगे वो दोनों शादी करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उन दोनों की शादी कराने से मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों इतने नशे में होते हैं कि वो स्टाफ भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये दोनों सच में शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। तो जीसू और साओ उस स्टाफ को यकीन दिलाने के लिए उन लोगों के सामने ही अपने कपड़े खोलने लगता है और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगता है। तो बॉस कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो इस स्टाफ को भी यकीन हो जाता है और वो उन दोनों की शादी करवा देता है। अगली सुबह साओ को जब होश आता है तो वो अपने घर में बहुत ही अजीब तरह से पड़ा हुआ होता है। तो साओ को कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। आगे साओ जब अपनी घर की ऐसी हालत देखता है और वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों का सामान देखता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है कि कल रात आखिरकार क्या हुआ था। कि तभी साओ को उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज आते हैं, वो भी शादी की बधाई के। तो जीसू शादी का नाम सुनकर पूरी तरह पगला जाता है। कि तभी जीसू को पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है, वो भी एक अनजानी लड़की के साथ जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो जीसू ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है। दूसरी साओ को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके पैर पर चोट भी लगी हुई होती है। कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और साओ उससे पूछती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो वो नर्स कहती है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था? तो साओ कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे पैर पर चोट कैसे लगी। तो वो नर्स बताती है, कल आपके पति आपको जख्मी हालत में यहाँ पर लेकर आए थे और कल आप दोनों ने मिलकर बहुत ही तमाशा किया था। आपको जरा सा दर्द क्या हुआ? आपके पति ने डॉक्टर को खूब मारा और उन्हें मार मार कर उनका कचूमर बना डाला। तो साओ जैसे पति का नाम सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है, कौन सा पति? किसका पति? तो नर्स कहती है, आप क्या भूल गई? कल आपके पति ने बहुत बड़ा कांड किया है, अपने पति को समझाइएगा कि वो इतना गुस्सा ना करे। कि तभी साओ की नजर उस रिंग पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि कल उस बंदे ने उसे प्रपोज किया था। तो साओ को पूरी बात तो याद नहीं आती, पर उसे कुछ कुछ बातें याद आती है जिसे वो याद करके पूरी तरह पगला जाती है। बेक्सी तब एक आर्टिकल पब्लिश होती है कि वैवाही का जीसू के साथ चक्कर चल रहा है और ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वैवाही को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वो सारे रिपोर्टर जीसू के
ऑफिस पहुंच जाते हैं और जीसू के बॉस से ढेर सारे सवाल पूछते हैं। तो वहाँ पर जीसू नहीं होता तो बॉस और टोनी ही सारे मीडिया वाले को संभालते हैं और कहते हैं ये सारी अफवाहें गलत है, जीसू की शादी हो चुकी है और जीसू जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वही नहीं कोई और है और कल ही उन दोनों ने शादी की है और हम दोनों उस शादी के गवाह हैं। तो वो रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिलता, वही और जीसू के रिश्ते के खिलाफ है। आगे साव अपने आप को डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल बिल पे करने जाती है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो अपने कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके कार्ड में तो कोई पैसे ही नहीं है, उसके सारे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। तो साव को ये सब देखकर तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो साव अपनी दोस्त मैंग को कॉल करके हॉस्पिटल बुलवाती है और उससे बिल पे करवाती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका घर अब उसका घर नहीं रहा, बल्कि उसने अपने घर से सारे सामान को पहले ही निकाल लिया है। तो मैंग कहती है ये तुमने क्या किया, कल रात तुमने ऐसा क्या कर लिया जो तुमने अपना घर भी खाली कर दिया। कि तभी वहाँ पर मकान मालिक आता है और साव को कल की बात बताता है। जब उसने जीसू से शादी कर ली थी तो उसने अपने सारे सामान को एक ट्रक में भरकर जीसू के घर लेकर गई थी। तो साव जैसे ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो मैंग कहती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो साव कहती है मुझे नहीं पता मैंने कब शादी की, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैंग कहती है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, उससे पता चल जाएगा कि तुमने शादी की है कि नहीं। तो साव अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालती है तो उसमें उसे पता चलता है कि उसने सच में किसी से शादी कर ली है। तो बेचारी मैंग ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और वो अपने घर चली जाती है। आगे साव जीसू से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे ये बात हजम नहीं हो रही होती है कि उसकी अब शादी हो गई है और वो किसी की वाइफ है। इधर जीसू घर में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो लड़की उससे मिलने के लिए घर जरूर आएगी। तो जीसू बाहर जा रहा होता है उस लड़की का इंतजार करने के लिए कि तभी वहाँ पर साव की एंट्री होती है और साव जीसू के प्राइवेट पार्ट में इस तरह मारती है कि बेचारा पूरी छटपटा जाता है और बेचारे के मुंह से बोली भी नहीं निकलती। आगे साव जीसू पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसके 60,000 रुपए निकाल लिए हैं। तो जीसू कहता है मैं क्या तुम्हें भिखारी दिखता हूँ कि जो मैं तुम्हारे 60,000 रुपए चोरी करूंगा, मैं इससे ज्यादा कमाता हूँ और मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मेरा ये 60,000 से क्या होगा और मैं तुम्हारे 60,000 क्यों चुराऊंगा, वैसे मेरी रिंग वापस करो। तो साव कहती है तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देते मैं तुम्हें ये रिंग वापस नहीं करूंगी। तो जीसू साव से वो रिंग छीनने लगता है और दोनों में इसी रिंग को लेकर घमासान लड़ाई होने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों जाकर सोफे पर गिर जाते हैं और जीसू साव के प्राइवेट जगह पर हाथ रख देता है। तो साव इस बात पर चिल्लाने लगती है और दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह काटने को दौड़ने लगते हैं। आगे वो दोनों एक निष्कर्ष पर निकलते हैं, हम दोनों ने ये शादी अनजाने में की है तो क्यों ना हम लोग इस शादी को डाइवोर्स देकर खत्म कर देते हैं। तो साव कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 60,000 रुपए वापस करने होंगे क्योंकि मेरे पास अब भूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम्हारी वजह से ही मेरा घर भी चला गया, इसलिए तुम्हें इन सब की भरपाई करनी होगी। आगे जीसू अपने पावर के दम पर साव के 60,000 का पता लगाता है कि आखिरकार साव के 60,000 रुपए किसने निकाले। तो वो बैंक जाता है तो वहाँ पर जाकर साव को पता चलता है कि उसके पैसे उसने खुद निकाले, ना कि किसी और ने चोरी किए थे। उन दोनों के शादी होने के बाद साव बैंक गई थी और वहाँ से उसने अपने 60,000 रुपए निकाले थे। तो बेचारी साव ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होता। तो जीसू इस बात पर साव का खूब मजाक उड़ाता है। तो साव कहती है मैंने तुम्हारे साथ मिलकर 60,000 रुपए निकाले थे तो उसके बाद मेरे पैसे कहाँ गए, कहीं तुमने तो नहीं लिए। तो जीसू कहता है क्या तुम सच में दिमाग से पैदल हो क्या, मैं तुम्हारे पैसे लेकर क्या करूंगा, मैंने तुम्हें बताया ना मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। वैसे भी तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पैसे गंवाए हैं, इसलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ कि मेरी वजह से तुम्हारे पैसे चले गए। तो बेचारी साव पूरी तरह टेंशन में आ जाती है क्योंकि ना तो उसके पास पैसे होते हैं और ना ही घर जाने के लिए कोई घर। तो बेचारी पूरी तरह सोच में पड़ जाती है कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि जिस बंदे पर उसने जान से भी ज्यादा भरोसा किया था उस बंदे उसे ही तोड़ दिया। और साव ये कहकर रोने लगती है और कहती है आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या मांगा था, मैंने बस एक परिवार मांगा था जहाँ पर मैं अपने प्यार के साथ रह सकूं, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। तो जीसू कहता है जब तक तुम गिव अप करना नहीं चाहती तुमसे तुम्हारा प्यार कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आ सकता है तो जी तोड़ मेहनत करो उसे वापस पाने की। तो साव को ये सब सुनकर हिम्मत मिलती है और कहती है ठीक है फिर चलो हम दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद अपने अपने प्यार के पास चले जाएंगे।
आगे वो दोनों डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो लॉयर होता है वो पहले से ही उन दोनों को जानता है और वो लॉयर उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देते देते थकता नहीं। तो बेचारे पूरी तरह परेशान हो जाते हैं उसकी बकबक सुनकर। तो जीसू कहता है हम यहाँ पर कोई बधाइयाँ लेने नहीं आए हैं बल्कि डाइवोर्स लेने आए हैं। तो बेचारा वो लॉयर ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे उन दोनों की डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि तभी जीसू को वही का कॉल आता है। तो वही जीसू से पूछती है क्या सच में तुमने शादी कर ली है? तो जीसू कहता है ये सब अचानक हो गया है, इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। तो वही कहती है मैं इस तरह तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। और हाँ ध्यान से आना, मीडिया वाले बाहर ही हैं। तो जीसू अपना डाइवोर्स का काम छोड़कर वही से मिलने के लिए चला जाता है। तो साउ जीसू के पीछे जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों को डाइवोर्स लेना है ना, चलो अंदर चलते हैं। पर जीसू अंदर नहीं जाता तो साउ को मजबूरन जीसू के कार में बैठना पड़ता है और यहाँ पर दोनों में तू में हो जाती है। आगे जीसू साउ को होटल लेकर जाता है और जीसू साउ को कहता है तुम यहीं पर रुको, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर वापस आता हूँ। और जीसू साउ को गाड़ी में छोड़कर वही से मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर ढेर सारे मीडिया वाले होते हैं जो वही का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और वो हंगामा कर रहे होते हैं। तो जिनसू उन लोगों से बचकर वही के पास जाता है। तो वही जिनसू को अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना करियर भी छोड़ सकती हूँ, मैं इन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। और वही जिनसू को अपने बातों में इस तरह मैनिपुलेट करती है। बेचारे जिनसू को खुद बुरा लगने लगता है कि वो वही के साथ गलत कर रहा है और वो उसे उसकी कामयाबी से दूर कर रहा है। तो जिनसू कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा करियर तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, मैं तुमसे तुम्हारा मौका नहीं छीन सकता। तो वही कहती है बस 3 महीने की बात है, इस 3 महीने में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो जिनसू कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो वही? तो वही कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम 3 महीने के लिए इस शादी को निभाओ, अभी सारी रिपोर्टर्स की नजर हम दोनों पर है, अगर तुमने अभी डाइवोर्स ले लिया तो इस बात का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और सारे लोग मुझ पर ही ब्लेम ठोकेंगे और हम दोनों की रिश्ते की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज तुम 3 महीने के लिए इस शादी को चला दो। तो जिनसू ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम जानती हो तुम मुझसे क्या मांग रही हो? तो वही कहती है बस 3 महीने की बात है जिनसू, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। तो जिनसू भी वही के बात में आ जाता है और कहता है क्या वो लड़की मानेगी? वैसे जिससे मेरी शादी हुई वो वही लड़की है जिसने हमारी होटल में हेल्प की थी। तो वही कहती है वो लड़की बहुत ही अच्छी है, उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तुम मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश करो, शायद वो मान जाए। इधर वही भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे वही सारी रिपोर्टर्स को ये स्टेटमेंट देती है कि वो और जिनसू एक अच्छे दोस्त हैं और जिनसू होटल में उससे इसलिए मिलने आया था ताकि वो अपनी वाइफ को अच्छे से प्रपोज कर सके और उससे शादी कर सके। तो सारे रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों के हाथ वही के खिलाफ कोई भी मसालेदार न्यूज नहीं लगती। लेकिन उस रिपोर्टर को वही की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वही कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है कि तभी उस रिपोर्टर की नजर साओ पर पड़ती है। तो वो रिपोर्टर साओ का पीछा करता है। आगे जिनसू पूरी हिम्मत जुटाकर साओ के पास जाता है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही साओ कहती है मुझे पता है तुम किस बारे में बात करने वाले हो, मैं उससे पहले ही मना कर देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाली, इसलिए चलो हम दोनों को डाइवोर्स लेना है। तो जिनसू कहता है सिर्फ 3 महीने की बात है, प्लीज मेरा साथ दे दो। पर साओ नहीं मानती। तो जिनसू कहता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और पूरी जिंदगी अपनी वाइफ बनाकर रखूंगा, तब देखता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास कैसे जाती हो। और इसी बात को लेकर दोनों में तू में हो जाती है और जिनसू साओ को अपने घर लेकर जाता है। इधर रिपोर्टर भी उन दोनों पर नजर रखे हुए होता है ताकि उसे कोई न्यूज मिल जाए उन लोगों के खिलाफ से। आगे जिनसू साओ को कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ 3 महीने रहो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, सोच लो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ना ही तुम्हारे पास घर है रहने को और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए फिर से सोच लो, तुम्हें इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। तो साओ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। आगे साओ जिनसू के घर जाती है अपना सारा सामान लेने के लिए। तो जिनसू साओ को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर साओ नहीं मानती। तो जिनसू कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा और ना ही तुम्हें अपना एक सामान भी ले जाने दूंगा, इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या मेरे साथ 3 महीने रहो या पूरी लाइफ मेरी बीवी बनकर रहो। तो साओ ये सुनकर रोने लगती है और कहती है तुम लोग बहुत ही मतलबी हो, तुम दोनों को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। अगर मैं 3 महीने तुम्हारे साथ रही तो क्या हुआ, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और तुम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहोगे, लेकिन मेरा क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह पाऊंगी?
तुम लोगों को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि मैं कितने दर्द में हूँ। सिर्फ तुम्हें अपना दर्द दिख रहा है, मेरा नहीं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट करूंगी। और साओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जिनसू को बहुत ही बुरा लगता है साओ के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ना कि साओ के बारे में। कि तभी जिनसू का वही का कॉल आता है। तो वही जिनसू से पूछती है क्या वो लड़की मान गई। तो जिनसू कहता है तुम बहुत ही दुष्ट हो, तुम चाहती हो कि मैं एक लड़की के साथ 3 महीने एक ही घर शेयर करूं। क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि मुझ पर क्या बीत रही है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो वही फिर से जिनसू को मैनिपुलेट करने लगती है और कहती है ये सब मैं हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। आगे साओ मैंग के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो मैंग ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाती है और कहती है रेन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है? तो साओ कहती है मुझे रेन पर पूरा भरोसा है, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी मुझसे ब्रेकअप करने की। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मैंग कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम जा पाओगी। वैसे जिनसू का ऑफर उतना भी बुरा नहीं है। वैसे तुम्हें उसके बारे में पता है, वो बहुत ही हैंडसम है और रिच भी है। अगर तुम उसका ऑफर मान भी लेती हो तो तुम ही फायदे में रहोगे। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम उसके साथ 3 महीने रह लेती हो तो तुम्हें 1 मिलियन मिल जाएगा। इससे तुम अपने सपने को भी पूरा कर सकती हो। तुम्हारा सपना है ना एक रेस्टोरेंट खोलने का, तो तुम इस पैसे से एक रेस्टोरेंट भी खोल सकती हो। तो साओ कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं रेन से बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे से डाइवोर्स लेकर रहूंगी और रेन के पास वापस जाकर रहूंगी। आगे साओ रेन को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात चीफ से होती है। तो साओ चीफ को पूरी बात बताती है। तो चीफ कहते हैं मुझे नहीं लगता कि रेन तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी शिफ्ट चेंज कर सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा कैसे दे सकता है? रेन हमेशा मुझसे तुम्हारी ही बात किया करता था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि रेन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि रेन की ये सब करने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि रेन ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की का इस तरह दिल तोड़ दे। तो साओ कहती है आप सही कह रहे हो, मैं रेन को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो बिना कारण के मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वैसे रेन कहाँ पर है? तो चीफ कहता है वो वगास गया है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, बस तुम अपना पासपोर्ट लेकर चली आना, ठीक है? और चीफ ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो साओ ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी उसके खुशी पर ग्रहण लग जाता है जब उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसका सारा सामान तो जिनसू के घर पर है। तो साओ मैंग को इस बारे में बताती है। तो मैंग कहती है बिना पासपोर्ट के तुम वगास नहीं जा सकती, हमें कुछ ना कुछ प्लान जरूर करना पड़ेगा तुम्हारे पासपोर्ट को वापस लाने के लिए। आगे वो लोग जिनसू के घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और मैंग और साओ चोरी छुपे जिनसू के घर जाते हैं अपना पासपोर्ट ढूंढने के लिए। तो साओ जिनसू के घर में जाकर अपना पासपोर्ट ढूंढती है, पर मैंग वहाँ के खाने को देखकर पूरी तरह लट्टू हो जाती है और सारे खाने को गपागप खाने लगती है। तो साओ कहती है हम यहाँ पर पासपोर्ट ढूंढने आए हैं, ना कि खाना खाने के लिए। तो मैंग अपने बच्चे का बहाना बनाने लगती है कि उसे भूख नहीं लगी है, बल्कि उसके बच्चे को भूख लगी है, इसलिए वो खाना देख रही थी। आगे जिनसू को अपना बैग मिल जाता है और वो अपना सामान लेकर जिनसू के घर से बाहर आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को चोर समझकर पकड़ लेती है। आगे पुलिस जिनसू को कॉल करती है, तो जिनसू दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन आता है। तो पुलिस जिनसू को कहता है ये दोनों लेडी तुम्हारे घर में चोरी छुपे चोरी कर रही थी। तो साओ कहती है मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं अपना सामान वापस लेने गई थी। तो जिनसू कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, साओ मेरी वाइफ है और साओ अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? तो साओ कहती है कौन सी वाइफ, किसकी वाइफ? मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए ये रट्टा लगाना बंद करो। और यहाँ पर भी ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि पति पत्नी में ही इतनी लड़ाई होती है। तो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। पुलिस जिनसू को कॉल करती है, तो जिनसू दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन आता है। तो पुलिस जिनसू को कहता है ये दोनों लेडी तुम्हारे घर में चोरी छुपे चोरी कर रही थी। तो साओ कहती है मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं अपना सामान वापस लेने गई थी। तो जिनसू कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, साओ मेरी वाइफ है और साओ अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? तो साओ कहती है कौन सी वाइफ, किसकी वाइफ? मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए ये रट्टा लगाना बंद करो। और यहाँ पर भी ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि पति पत्नी में ही इतनी लड़ाई होती है। तो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। आगे साओ और मैंग वहाँ से जाने लगते हैं।
तो जिनसू साओ के पीछे जाता है तो साओ कहती है तुमने अभी मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोच रहे हो, ना कि मेरे बारे में। तुम लोगों को नहीं पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई और मैं रेन से मिलने के लिए वगास भी नहीं जा पाई। तो जिनसू कहता है साओ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो ना, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा और जैसे ही तुम दोनों का पैचअप हो जाएगा और तुम वगास से वापस आओगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और जिनसू साओ के वगास जाने का टिकट भी बुक करा देता है और उसे खुद ही एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। तो साओ खुशी खुशी एयरपोर्ट के अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रेन पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ चिपक कर रोमांस कर रहा होता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और साओ को चलने को कहता है कि तभी साओ की नजर भी रेन पर पड़ती है। तो जिनसू कहता है ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी इससे पूछ कर आता हूँ। तो साओ कहती है ये मेरा मैटर है, मैं ही इसे सुलझाऊंगी और मैं ही उससे क्वेश्चन करूंगी। और साओ रेन के पास जाती है और कहती है ये लड़की कौन है और तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्या तुम सच में इस लड़की को डेट कर रहे हो। तो रीना कहती है बेबी ये कौन है और तुमसे इस तरह बात क्यों कर रही है। तो रेन कहता है तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानती, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये वही है। तो रीना कहती है ओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तो रीना साओ के पास जाती है और कहती है रेन पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन अब रेन मेरा है, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और रीना साओ को खूब खरी खोटी सुनाती है। तो बेचारी साओ ये सब देख कर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो रीना को कस कर धक्का दे देती है। तो रेन साओ पर चिल्लाने लगता है और कहता है साओ तुम क्या कर रही हो, रीना प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता तो साओ जैसे ये सुनती है तो उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है रीना प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो रेन कहता है हाँ। इधर जिनसू भी ये सब देख रहा होता है तो उसे साओ के लिए बहुत बुरा लगता है। तो जिनसू साओ की इज्जत बचाने के लिए उन लोगों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है वाइफी तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली जाती हो। तो रेन जैसे ही वाइफी सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो साओ से कहता है क्या तुमने शादी कर ली। तो जिनसू कहता है हाँ हम दोनों ने शादी कर ली और साओ अब मेरी वाइफ है, इसलिए इससे दूर रहना। तो रेन कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, साओ कभी भी किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मुझे ही डेट किया है, फिर वो तुमसे शादी कैसे कर सकती है। तो जिनसू कहता है क्योंकि साओ को मेरे जैसा अच्छा इंसान मिला ही नहीं था ना, उसका पाला तो तुम जैसे घटिया इंसान से पड़ गया था जिसने उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं की और ना ही उसका मान रखा, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी वो हकदार है। तो रेन को फिर भी बिलीव नहीं होता कि साओ ने शादी कर ली। तो जिनसू कहता है तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, हम दोनों ने शादी कर ली है और साओ अब मेरी वाइफ है। और जिनसू साओ को बड़े गर्व से वहाँ से लेकर चला जाता है और रेन और उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखते ही रह जाते हैं। आगे साओ बीच रास्ते में ही उतर जाती है और खूब रोती है। तो जिनसू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे साओ अपने आप को संभाल लेती है और जिनसू को कहती है तुमने आज मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है। ये मत सोचना कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना खर्चा भी चला सकूं। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं और मैं उस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताऊं जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना जरूर पूरा करूंगी और जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है और जो तुम दोगे। आगे वो दोनों अपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और वो दोनों अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि उन्हें साथ में मिलकर क्या करना है क्या नहीं करना और उन्हें 3 महीने किस तरह बिताने हैं। तो साओ जिनसू को कहती है क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती, तुम अकेले रहते हो, क्या तुम अनाथ हो। तो जिनसू कहता है मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी एक माँ है, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो साओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वैसे तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ, अगर वो मेरे सामने आ गई और हमारी चोरी पकड़ी गई तो इससे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए मुझे अपनी माँ के बारे में पहले ही बता दो ताकि मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूं। और साओ जिनसू से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी माँ के बारे में पूछना बंद करो, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनसे तुम्हारा कभी भी पाला नहीं पड़ेगा, इसलिए उनके बारे में पूछना बंद करो।
वेल जिंसू और उसकी माँ की क्या प्रॉब्लम है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, और जिंसू और उसकी माँ की जो भी प्रॉब्लम है वो साओ ही सॉल्व करेगी, क्योंकि ड्रामा का तो यही असूल है, जब हीरो की अपनी फैमिली से नहीं बनती तो हीरोइन आकर ही उन लोगों का पैचअप करवाती है। आगे वो दोनों अपने अपने शर्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और एक ही घर में रहते हैं। आगे साओ रेन के सामान को देखकर रेन को याद करती है और उसे बहुत मिस करती है और उसे याद करके भोकाड़ भोकाड़ के रोती है। तो जिंसू को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही पेन से गुजर रही होती है। आगे जिंसू को वही का कॉल आता है, तो वही जिंसू से पूछती है क्या तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो जिंसू कहता है हाँ मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो वही ये सुनकर खुश हो जाती है। तो जिंसू कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो वो इंसान किसी और लड़की के साथ एक ही घर में रह रहा है, क्या पता हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाए जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो वही कहती है मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि मेरा प्यार सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे अलावा वो किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जब मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है तो मैं डरूं किस लिए। तो जिंसू ये सब सुन लेता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। आगे साओ अपना दुख कम करने के लिए बाथरूम को बहुत ही अच्छे से साफ करती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब जिंसू बाथरूम आता है तो साओ उसे नंगा ही देख लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। आगे जिंसू साओ को बाथरूम से जाने को कहता है तो साओ हड़बड़ी में जाने लगती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली जिंसू पर गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आगे वो दोनों ये कांड करने के बाद एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और एक दूसरे से लड़कर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। आगे साओ का फोन बज रहा होता है तो जिंसू उसका फोन उठाता है, क्योंकि साओ बाथरूम में बिजी रहती है। तो मैंग जिंसू को कहती है कि वो साओ का ख्याल रखे, क्योंकि अभी उसका बहुत ही बुरा दिन चल रहा है और साओ को जब भी टेंशन होता है तो वो बाथरूम साफ करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। प्लीज मेरी दोस्त का ख्याल रखना, अभी वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। और मैंग जिंसू को साओ के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो जिंसू को भी साओ के लिए बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है और कहती है तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए। और साओ जिंसू से फोन ले लेती है और बात करने के लिए चली जाती है। आगे जिंसू को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो जिंसू उस प्रोजेक्ट को पाकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की होती है। तो जिंसू उस प्रोजेक्ट वाले घर को देखने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर साओ भी आई हुई होती है। तो साओ रेन के साथ बिताए गए पलों को याद करके खूब इमोशनल हो जाती है और बेचारी ढेर सारे टेसुए बहाती है। दूसरी तरफ मैंग को साओ की बहुत फिक्र हो रही होती है, क्योंकि उसका फोन ऑफ होता है और उसका कोई अता पता नहीं होता। तो मैंग जिंसू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि साओ कहाँ पर है। तो जिंसू कहता है मुझे क्या पता, वो घर में होगी या कहीं और होगी। तो मैंग कहती है साओ अभी बहुत टेंशन में है, पता नहीं वो अपने आप के साथ क्या कर ले, इसलिए प्लीज साओ को ढूंढो। तो जिंसू कहता है मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगा। तो मैंग कहती है साओ रेन के साथ एक जगह पर जाती थी जो उसका बहुत ही फेवरेट जगह था, तुम वहाँ जाकर ढूंढो ना। और मैंग जिंसू को उस जगह का एड्रेस बताती है। तो जिंसू उसी जगह पर होता है तो वो साओ को ढूंढने के लिए हर जगह दौड़ भाग करने लगता है। तो उसे साओ मिल जाती है जहाँ पर साओ समुद्र के पास बैठी हुई होती है। तो जिंसू साओ को दूर से ही देखता है। इधर साओ अपने दिल से रेन के सारे ख्यालों को निकालने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा नहीं कर पाती कि तभी उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और साओ कूदकर उस लॉकेट को उठाने जाती है। तो इधर जिंसू को लगता है कि साओ खुदकुशी कर रही है। तो जिंसू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साओ को ढूंढने के लिए पानी में छलांग मार देता है और उसे हर जगह ढूंढता है, पर उसे साओ तो नहीं मिलती, पर उसकी जान जरूर खतरे में आ जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जिंसू की जान बचा लेती है। तो जिंसू पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ ने पानी में छलांग मार दी है, प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए। तो वो पुलिस वाले जिंसू की एक भी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंसू यहाँ पर आकर सुसाइड कर रहा है। इधर साओ जब जिंसू को ऐसे अवतार में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिंसू से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिंसू साओ को सही सलामत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम सॉसेज खा रही हो, क्या इसका टेस्ट अच्छा है। और जिंसू साओ को टोंट मार के वहाँ से चला जाता है। आगे जब साओ को पूरी स्टोरी पता चलती है तो बेचारी की तो हंसी रुकती ही नहीं और जिंसू को बहुत ही गुस्सा आता है साओ पर और वो कहता है अब बस करो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैंने जब तुम्हें छलांग लगाते हुए देखा तो मुझे लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में अपनी जान दे रही हो, इसलिए मैं पूरी तरह घबरा गया और तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो साओ कहती मुझे माफ कर दो, लेकिन थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। इस एक्सीडेंट से कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो
जिनसू साओ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रहता है। तो साओ कहती है चलो जब हम लोग यहाँ आ ही गए तो थोड़ा घूम भी ले। आगे वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ बच्चे मिल जाते हैं। तो वो दोनों मिलकर उन बच्चों के साथ खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। आगे साओ उन बच्चों के साथ खेलने में इतना मग्न हो जाती है कि उसे रेन की भी याद नहीं आती और बेचारी रिलैक्स फील करती है। और ये सब जिनसू की वजह से होता है। तो साओ जिनसू को थैंक्स भी कहती है। आगे जिनसू के हाथ में चोट लग जाती है तो साओ उसके हाथों में बैंडेज लगाती है। तो जिनसू साओ को बड़ी प्यार वाली नजरों से देखता है और उसे देखकर लगता है कि साओ भी उसे धीरे धीरे पसंद आने लगी है। आगे वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साओ को मेंग का कॉल आता है और मेंग साओ को बताती है कि रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में खाना खाने के लिए आया है। दुनिया में इतने सारे होटल हैं पर वो गधा यहीं पर आया है। ये सब वो जानबूझकर कर रहा है तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तो साओ को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो होटल जाने के लिए रवाना हो जाती है। तो जिनसू साओ को समझाता है कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए और उसे दिखा देना चाहिए कि तुम उसके बिना भी अपनी लाइफ में जी सकती हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है? तो साओ को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है हाँ मेरे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। जब से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो मैंने हमेशा उसके बारे में सोचा, कभी भी अपनी खुशियों को नहीं देखा। वो मुझे उठने को कहता तो मैं उठती, वो मुझे बैठने को कहता तो मैं बैठती, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ प्यार की वजह से किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है और मैंने प्यार की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। लेकिन अब नहीं, मैं उससे पूछ कर रहूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आगे जिनसू साओ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो ना जाए, पर साओ नहीं मानती। तो जिनसू कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ घर जाकर टीवी देखो या तुम यहाँ होकर जलील हो। तो साओ होटल में जलील होना ऑप्शन चूज करती है और जिनसू की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे सी फूड खिलाने की कोशिश करती है। तो साओ ये सब नोटिस करती है और मैंग को कहती है अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसकी गर्लफ्रेंड को ये बात क्यों नहीं पता। रेन को सी फूड से एलर्जी है। तो मैंग कहती है ये तो मुझे भी अजीब लग रहा है। तो साओ कहती है मुझे रेन से बात करनी होगी और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आगे मैंग रीना को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि साओ रेन से अच्छे से बात कर सके और अपने सवालों का जवाब मांग सके। आगे साओ रेन को कहती है अगर तुमने सच में मुझे उस लड़की की वजह से छोड़ा है तो उस लड़की को तुम्हारी एलर्जी के बारे में क्यों नहीं पता? क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? प्लीज मुझे बताओ। तो रेन कहता है मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी शादी हो ही गई है। तो साओ रेन से और कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रीना टपक पड़ती है और रीना साओ को कहती है तुमने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? और रीना इसी बात का इशू बनाने लगती है कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और मैनेजर इस बात को झांपने की कोशिश करता है, पर रीना इस बात को लेकर शांत नहीं होती और कहती है साओ ने गलती की है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वो मैनेजर रेन से पूछता है क्या सर आप भी चाहते हैं कि साओ को सजा मिले? तो रेन कहता है इसने गलती की है तो इसे सजा मिलनी चाहिए और रेन ये कहकर रीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो साओ रेन का ऐसा बिहेवियर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कहती है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना कर लो, मैं गिव अप नहीं करूंगी। आगे रीना रेन को कहती है थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मुझे पता था तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। तो रेन कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि साओ के लिए किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे जानता हूँ, वो इतनी जल्दी हार मानने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने आप से दूर कर रहा हूँ और उसे ऐसी चोट पहुँचा रहा हूँ ताकि वो दोबारा मेरे पास वापस ना आए। तो रीना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब तुम सिर्फ साओ के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता? क्या मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो रेन कहता है मैंने तुमसे सगाई कर ली ना, अब क्या चाहती हो? और तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं साओ से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बस इस बच्चे की वजह से हूँ, इसलिए मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। तो बेचारी रीना का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है। साओ अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए ढेर सारा खाना खाती है और टीवी पर शो देखती है और अपने टेंशन को दूर करने की कोशिश करती है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और घर की ऐसी हालत देखकर तो बेचारा पूरी तरह पगला जाता है और साओ को कहता है क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? तुम किस तरह रह रही हो? तुम्हें पता है मेरा कारपेट कितना महंगा है और तुम उसे गंदा किए जा रही हो? तो साओ कहती है तो क्या हुआ, मैं साफ कर देती हूँ। और साओ साफ करने लगती है पर वो साफ कम करती है और गंदा ज्यादा करती है। तो जिनसू को ये देखकर तो और गुस्सा आ जाता है। आगे साओ पिज्जा खाने लगता
लगती है तो जिनसू उसका पिज्जा छीन लेता है और यहाँ पर इन दोनों में पिज्जा लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वही की एंट्री होती है और वही उन दोनों को इस तरह देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो जिनसू वही को समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो वही कहती है मुझे पता है तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। तो साओ जैसे ही खाने का नाम सुनती है तो वो खाने पर ही टूट पड़ती है। तो साओ खाना खाने में बिजी हो जाती है और वही और जिनसू रूम में चले जाते हैं एक दूसरे से रोमांस करने के लिए। तो वो दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर साउ कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ती है और दरवाजा कस कस कर पीटने लगती है और कहती है कचरा वाला आया है पर मुझे नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर है, इसलिए कचरा निकाल कर बाहर फेंक दो। तो जिनसू साउ की बातें तो नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है, लेकिन साउ इतना दरवाजा पीटती है कि बेचारा जिनसू भी परेशान हो जाता है और उसे मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ता है और कहता है इस घर में सबसे बड़ा कचरा तो तुम हो, तुम्हें बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए, जाओ वहीं कहीं बाहर पड़ा होगा जाकर फेंक देना। और जिनसू दरवाजा बंद कर देता है। आगे वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। तो वही जिनसू के हाथ में वो बैंडेज देखकर कहती है तुम्हें चोट कब लगी। तो जिनसू जैसे ही उस बैंडेज को देखता है तो उसे साओ की याद आने लगती है और वो वही के साथ रोमांस नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऑकवर्ड लगने लगता है और जिनसू कचरा का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो वही को ये सब देखकर पूरी तरह हैरानी होती है और उसे लगता है कि शायद जिनसू साओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आगे वही को काम का कॉल आ जाता है तो वो जाने लगती है, पर वो जाने से पहले साओ को अजीब तरह से समझा कर जाती है, जैसा मानो कि वो उसे धमकी दे रही हो कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है जो किसी भी एरी गैरी लड़की पर मर जाए और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो अपना सामान किसी को भी इतनी आसानी से दे दे। और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ को वही की बातें उतनी समझ में नहीं आती क्योंकि वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेती ही नहीं। आगे साओ टीवी पर अच्छा प्रोग्राम देख रही होती है देखने के लिए, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो जिनसू कहता है मेरे पास ढेर सारी मूवी की कलेक्शन है, क्या तुम देखना चाहोगी। आगे साओ अपने डिजाइनर मूवी की कलेक्शन लगा देता है, जिसे देखकर साओ को तो नींद ही आने लगती है और बेचारी वहीं पर सो जाती है। तो साओ भी उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर एक कॉकरोच आ जाता है। तो साओ उस कॉकरोच को देखकर पूरी तरह डर जाता है और बेचारा सोफे से नीचे नहीं उतर पाता और उसे भी मजबूरन साओ के साथ वहीं पर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब साओ की नींद खुलती है और वो जिनसू को अपने पास देखती है तो उसे प्यार वाली नजरों से देखती है कि तभी जिनसू की भी नींद खुल जाती है। तो साओ कहती है थैंक यू रात भर मेरा ख्याल रखने के लिए। तो जिनसू कहता है इतनी गलत फहमी में मत रहो, मैं तुम्हारा कोई ख्याल व्याल नहीं रख रहा था, वो तो एक कॉकरोच आ गया था जिस वजह से मुझे मजबूरन यहाँ पर सोना पड़ा और तुम्हारा टॉर्चर झेलना पड़ा। और यहाँ पर भी ये दोनों सुबह सुबह लड़ाई करने लगते हैं कि तभी उधर से टोनी की एंट्री होती है। तो टोनी साओ के सामने अपना इंट्रोडक्शन करवाता है क्योंकि साओ को टोनी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो जब टोनी से मिली भी थी तब वो नशे की हालत में थी, जिस वजह से उसे टोनी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो टोनी साओ से फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगता है। तो जिनसू कहता है तुम जिस काम से आए हो वो काम बताओ और यहाँ से रफा दफा हो। तो टोनी कहता है हमें वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म करना होगा, डेडलाइन सर पर है, अगर हमने वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म नहीं किया तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जिनसू कहता है तुम्हारे पास यही सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का, तुम जाओ मैं साइट पर खुद जाऊंगा और वहाँ का सारा वेरिफिकेशन करूंगा। इधर साओ जब उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही अपार्टमेंट है जहाँ पर रेन और उसने अपना नया घर लेने के बारे में सोचा था और शादी के बाद वो दोनों वहीं पर रहने वाले थे। तो साओ ये सब याद करके दुखी हो जाती है कि तभी उसे रेन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो साओ रेन के मैसेज को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। तो जिनसू कहता है क्या हुआ, किसका मैसेज था। तो साओ बहाना बनाने लगती है कि वो एक स्पैम मैसेज था और साओ जल्दी से रेडी होकर रेन से मिलने के लिए चली जाती है। इधर वो रिपोर्टर जिनसू के घर के बाहर ही बैठा हुआ होता है क्योंकि अभी तक उसे कोई ऐसी तगड़ी न्यूज नहीं मिली होती है जो वो अपने चीफ को दिखा सके और चीफ ने उसे डेडलाइन भी दी होती है कि अगर उसने 1 महीने में कोई भी धमाकेदार न्यूज उन लोगों को नहीं दिया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो बेचारा रिपोर्टर इसी बात को लेकर जिनसू और वही के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो रिपोर्टर सोचता है मुझे अपना टारगेट बदलना चाहिए, अगर मैं साओ का पीछा करूंगा तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा इन लोगों के बारे में। और वो रिपोर्टर साओ का पीछा करने लगता है। आगे साओ जब उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर रेन नहीं बल्कि रीना होती है। रीना ने ही रेन के मोबाइल से उसे मैसेज किया होता है और वहाँ पर बुलाया होता है। तो साओ कहती है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। तो रीना कहती है अगर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आती तो तुम लोग आज एक रहते, मैं तुम लोगों को इस तरह अलग नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। और रीना साओ को वो रिंग देकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ को रीना का इस तरह का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और वो रीना का पीछा करती है। तो उसे पता चलता है कि रीना अपने बच्चे को एबॉर्ट करवाने के लिए आई है।
तो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वो रिपोर्टर भी उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। आगे साओ रीना को साइड में ले जाकर कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम इस छोटी सी जान को मार रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर भी है या नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो रीना कहती है, इसी बच्चे की वजह से मैं और रेन साथ में है। अगर ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो तुम दोनों आराम से एक साथ हो सकते हो और मैं तुम लोगों की लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। वैसे भी रेन मुझसे प्यार नहीं करता और इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चे से भी प्यार करेगा। अगर इसकी किस्मत में ही बदकिस्मती लिखी हुई है तो मैं इसे इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। तो साओ को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींच कर रीना को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं ये थप्पड़ रेन को मारना चाहती थी। उसने जो भी मेरे साथ किया, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें मार रही हूँ। आज से मेरा और रेन का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। मैं अब से दोबारा कभी भी रेन के पास नहीं जाऊंगी। मेरे और रेन के बीच जो भी था वो आज यहीं पर खत्म होता है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं कभी भी रेन के पास नहीं जाऊंगी और ना ही तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगी। तो रीना ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और साओ को गले लगा लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटने लगते हैं। आगे वो रिपोर्टर साओ के पीछे इस तरह पड़ जाता है कि उसे लगता है कि साओ और जिनसू का रिश्ता फेक है और उन दोनों में कोई प्यार नहीं, बस वो लोग सबके सामने दिखावा कर रहे हैं। तो वो रिपोर्टर कहता है, अगर सच में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हारा प्यारा पति कहाँ पर है और तुम्हारा प्यारा पति तुम्हें कॉल क्यों नहीं कर रहा जबकि तुम हॉस्पिटल में हो? तो साओ कहती है, मेरा प्यारा पति अभी बिजी होगा इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर रहा। तो रिपोर्टर कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे कॉल कर लो। तुम्हारा प्यारा पति अपनी प्यारी वाइफ की कॉल थोड़ी ना इग्नोर करेगा। तो साओ को मजबूरन उस रिपोर्टर के सामने जिनसू को कॉल करना पड़ता है। तो साओ जिनसू से बड़े प्यार से बात करती है। तो बेचारा जिनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है या तुमने कोई गलत मेडिसिन खा ली है जो इस तरह की बकवास कर रही हो? तो साओ जिनसू की हर बातों का जवाब उल्टा ही देती है। तो जिनसू कहता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ, और जिनसू कॉल कट कर देता है। आगे साओ को मजबूरन जिनसू के अड्डे पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि वो रिपोर्टर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता कि तभी वहां पर जिनसू आ जाता है और साओ को अपने सामने देखकर पूरी तरह हैरान होता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए यहाँ पर आकर मेरा दिमाग मत खाओ। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो साओ जिनसू को इशारे में बताती है कि वो रिपोर्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो जिनसू उस रिपोर्टर से पीछा छुड़वाने के लिए साओ को किस कर लेता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर उसे बहुत अच्छा भी लगता है। तो जिनसू साओ को कहता है, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें इस रिपोर्टर को यहाँ से ठिकाने लगाना होगा। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे उस रिपोर्टर को ये सब देखकर भी उन दोनों के रिश्ते पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये दोनों कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे हैं कि तभी उधर से जिनसू के चिल्लाने की आवाज आती है। तो साओ कहती है, मेरे पति का मूड ठीक नहीं है इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो रिपोर्टर कहता है, अगर तुम्हारे पति का मूड ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए और तुम्हें देखकर तो उसका मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो बेचारे जिनसू को मजबूरन अंदर जाना पड़ता है जहाँ पर जिनसू वर्कर पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वर्कर जिस तरह का काम कर रहे होते हैं जिनसू को वैसा काम नहीं चाहिए होता है। जिनसू को कुछ और चाहिए जो वर्कर्स नहीं कर पा रहे होते हैं और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वर्कर्स काम छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो जिनसू को भी बहुत गुस्सा आता है और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके सर पर कुछ गिरने वाला होता है, लेकिन तभी साओ आ जाती है बीच में और उसके सर पर गिर जाता है। तो जिनसू साओ की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके पूरे बॉडी का चेकअप करवाता है। तो साओ का जो डॉक्टर होता है वो वही डॉक्टर होता है जिसे जिनसू ने कूट कूट कर मारा था। तो वो डॉक्टर साओ से पूछता है, क्या तुम्हारा पति तुम पर अहिंसा करता है, तुम्हें मारता पीटता है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और वो आकर इसे पनिश करेगी। तो साओ ये बात सुनकर तो पूरी तरह खुश हो जाती है और वो जिनसू के बारे में डॉक्टर के सामने बहुत सारी बुराइयां करने लगती है। तो बेचारा जिनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान ही हो जाता है और वो साओ को कहता है, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें कब मारा? आगे वो डॉक्टर सच में पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी साओ कहती है, मेरा पति बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है और मुझे ढेर सारी खुशियाँ देता है। और साओ जिनसू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जो उसने जिनसू के साथ एक्सपीरियंस की होती है। तो वो डॉक्टर उन दोनों की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और डॉक्टर को भी लगता है कि शायद उसे गलत फहमी हो गई थी। तो वो डॉक्टर जिनसू को कहता है,
है तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखना और इसे कभी भी चोट मत पहुंचाना और इसे दुनिया की सारी खुशियां देना, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ प्यार की जगह होती है, किसी और चीज की नहीं। आगे जिनसू को ऑफिस से कॉल आता है तो जिनसू कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हॉस्पिटल में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिनसू और उसका असिस्टेंट टोनी हर बिल्डर को कॉल करता है ताकि वो लोग उसके साथ काम कर ले, पर कोई भी बिल्डर जिनसू के साथ काम करना नहीं चाहता, क्योंकि जिनसू का बिहेवियर और एटीट्यूड ऐसा होता है कि कोई भी बिल्डर जिनसू के साथ काम करने को राजी नहीं होता। तो बेचारा जिनसू ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है। इधर नर्स साव को बताती है कि जिस रात आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस रात एक बंदा आप लोगों को ढूंढने के लिए आया था और उसे देखकर लग रहा था कि वो गैंगस्टर है। क्या आप लोगों का पाला उस दिन किसी गैंगस्टर से पड़ा था? क्योंकि वो बंदा बार बार यहाँ पर आकर आप लोगों के बारे में पूछ रहा है। क्या आप लोगों का उन लोगों से कोई लेना देना है? तो साउ जैसे ही गैंगस्टर का नाम सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहती है मेरा किसी भी गैंगस्टर से कोई पाला नहीं है और उस रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नशे में थी। वैसे आपने उसे कुछ बताया तो नहीं हमारे बारे में? तो नर्स कहती है मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर आपको याद नहीं है उस रात क्या हुआ था तो आपके पति को जरूर याद होगा, आप अपने पति से पूछिए। तो साउ जिनसू को कॉल कर ही रही होती है कि तभी वो बंदा फिर से वहाँ टपक पड़ता है। तो साउ जैसे उस बंदे को देखती है तो उसे लगता है शायद वो गैंगस्टर उससे बदला लेने के लिए आया है। तो साउ उस गैंगस्टर को देखकर पूरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो वो गैंगस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक्चुअली वो गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि वही वर्कर होता है जिसके साथ जिनसू की लड़ाई हुई होती है, पर साउ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आगे साउ उस गैंगस्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, अगर उस रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होगा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो बंदा उसे बताता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई है। उस दिन जब उसकी वाइफ अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने गई थी तो उसका कुत्ता अचानक रोड पर आ गया था और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, वो भी तुम्हारी वजह से, तुमने मेरे कुत्ते की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे कहना। तो साउ जैसे ही हेल्प का नाम सुनती है तो उसे जिनसू की याद आती है। तो वो उस वर्कर को कहती है अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज जिनसू के काम में उसकी हेल्प करो। तो वो वर्कर हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है वो एक नंबर का घटिया इंसान है और एरोगेंट है, हमेशा हम पर हुक्म चलाते रहता है, उसे हमारी काबिलियत की जरा सी भी कदर नहीं है, पता नहीं उस जैसे घटिया इंसान को तुम जैसी प्यारी बीवी कैसे मिल गई। तो साउ उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है तो उस वर्कर को भी रहा नहीं जाता और वो कहता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे भी बदले में हमारे लिए कुछ करना होगा, उसे हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। आगे जिनसू साउ को हॉस्पिटल से लेने के लिए आता है तो साउ कहती है तुम्हारा काम बना? तो जिनसू कहता है अभी तक नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जिनसू कहती है तुम्हें काम पर जाना होगा ना, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आगे साउ और जिनसू दोनों काम पर जाते हैं। तो जिनसू हर वर्कर को मनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ काम करे और उसे दुगने पैसे भी ऑफर करता है, पर कोई भी वर्कर उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। आगे ये बात मिस्टर लू को भी पता चल जाती है तो मिस्टर लू जिनसू पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो इसे छोड़ दो, मैं किसी और डिजाइनर को दे दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम अच्छे घर को डिजाइन करते हो, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें काम सौंप कर। और मिस्टर लू उस प्रोजेक्ट को किसी और बंदे को देने लगते हैं। तो जिनसू कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, अगर मैं डेडलाइन तक आपका काम नहीं कर पाया तो मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा। और मिस्टर लू उस प्रोजेक्ट को किसी और बंदे को देने लगते हैं। तो जिनसू कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, अगर मैं डेडलाइन तक आपका काम नहीं कर पाया तो मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा। तो मिस्टर लू जिनसू की बात मान लेते हैं और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो साउ ये सब देख रही होती है तो उसे जिनसू के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे वो दोनों मिलकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं और सारे वर्कर को मनाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी वर्कर नहीं मानता। तो वो दोनों थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। तो जिनसू बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि अब मैं आगे क्या करूं और इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, कि तभी वहां पर साओ आती है और जिनसू को हिम्मत देती है और कहती है जब तक हमारे पास टाइम है तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस काम को पूरा करने के लिए, और इतनी जल्दी हार क्यों माने जब हमारे पास अभी भी टाइम है। तो जिनसू कहता है तुमने भी देखा ना, कोई भी वर्कर मेरे साथ काम करना नहीं चाहता। तो साओ कहती है तो क्यों ना हम पुराने वाले वर्कर को मनाएं, मेरे पास एक आइडिया है। आगे साओ जिनसू को उसी वर्कर के पास लेकर जाती है तो वो वर्कर जिनसू का अच्छे से वेलकम नहीं करता, और जिस तरह जिनसू ने उसे ट्रीट किया होता है वो वर्कर भी जिनसू को उसी तरह ट्रीट करता है और उसे ढेर सारे काम करवाता है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है, पर साओ उसके गुस्से को कंट्रोल करती है और उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। आगे जिनसू उस घर के ब्लूप्रिंट को देखता है तो उस ब्लूप्रिंट में बहुत ही गड़बड़ होती है, क्योंकि वहाँ का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल सस्ता होता
होता है और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठा हुआ होता है। अगर कभी भी भूकंप या कुछ भी हुआ तो वो सामान तुरंत टूट सकता है। तो जिनसू ये बात उस वर्कर को बताता है, पर वो वर्कर उल्टा जिनसू पर ही गुस्सा करने लगता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और जिनसू के हाथ से ये मौका भी चला जाता है। आगे जिनसू बेचारा अपने काम से गिव अप कर देता है क्योंकि उसने बहुत कोशिश की पर कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया। तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर रेजिग्नेशन लेटर लिखता है। अगली सुबह जिनसू जब साओ से मिलने के लिए जाता है तो साओ अपने रूम में नहीं होती। तो जिनसू पूरी तरह टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार साओ पूरी रात कहाँ पर थी। तो जिनसू उसे अपार्टमेंट में जाता है साओ को ढूंढने के लिए। तो साओ वहीं पर रहे क्योंकि साओ पूरी रात उस अपार्टमेंट में काम कर रही होती है। तो जिनसू ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे जिनसू साओ को कहता है, मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो साओ कहती है, अभी भी हमारे पास टाइम है, तुमने गिव अप कर दिया लेकिन मैंने नहीं किया है। अगर हम मिलकर ये काम करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो जिनसू को साओ के ऐसे बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम इस तरह जिद क्यों करती हो जब तुम्हें पता है कि ये काम नहीं होगा। इसी तरह तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी किया था जिस वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो साओ को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर वो वर्कर आ जाता है और जिनसू को कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार, और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ पाया। कल तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सच था। कल मेरी वाइफ साइट पर आई थी और उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया। अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज मेरी वाइफ के साथ वो हादसा नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम मुझे जैसा काम करने को कहोगे मैं वैसा करूंगा और तुम्हारा काम खत्म करके ही जाऊंगा। आगे सारे लोग मिलकर उस अपार्टमेंट का काम करते हैं और वो लोग पूरी तरह उस अपार्टमेंट का काम कर देते हैं। आगे जब मिस्टर लू उस अपार्टमेंट को देखते हैं तो वो उस अपार्टमेंट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जिनसू के काम से भी बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो मिस्टर लू जिनसू के काम से खुश होकर उसे एक हॉलीडे पैकेज देते हैं। तो जिनसू उसे लेने से मना कर देता है पर साओ उसे ले लेती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, मिसेस सोंग आप बहुत ही कमाल है, आपने अपने पति को सपोर्ट किया और उनका साथ नहीं छोड़ा। जिनसू तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे कभी भी चोट मत पहुंचाना, समझे। ऐसी वाइफ तो खुश नसीब वालों को मिलती है और तुम्हें मिली है तो इसका ख्याल रखना। आगे साओ उस टिकट को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तो जिनसू कहता है, तुम्हें ये टिकट नहीं लेना चाहिए। तो साओ कहती है, तुम्हें पता है मेरे लाइफ का एक ही असूल है, सबसे पहला खाना तो वेस्ट नहीं करना और दूसरा जब कोई फ्री का सामान मिले तो उसे भरपूर यूज करना। और वैसे भी मिस्टर लू ने ये पैकेज मुझे दिया है तो मैं इसे एंजॉय करूंगी ही। आगे जिनसू साओ से माफी मांगता है कि तभी उसने उसे इतना कुछ सुना दिया था। तो साओ कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं हमेशा लोगों के बारे में ही सोचती थी, मैंने कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं, जिस वजह से आज मैं ऐसी बन गई हूँ। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगी और खुद के लिए जीऊंगी और अब मुझे कुछ भी पसंद आएगा तो मैं किसी को भी अपने आप से छीनने नहीं दूंगी। कि तभी जिनसू को उसके कलीग्स का कॉल आता है और वो उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। तो वो दोनों जाकर बार में अपने कलीग्स और बॉस के साथ खूब ड्रिंक करते हैं। तो जिनसू साओ को कम ड्रिंक करने को कहता है पर साओ उन लोगों के साथ बहुत ड्रिंक करती है और खूब मजे करती है और उन लोगों को भी साओ के साथ बहुत मजा आता है। इधर डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी होती है जिसकी होस्ट वही होती है। तो वहाँ पर ढेर सारे लड़के होते हैं जो उसकी ही एजेंसी के होते हैं जो वही पर डोरे डालते हैं। तो वही भी उन लड़कों के साथ घुल मिल जाती है और उनके साथ खूब मजे करती है। इधर साओ खूब ड्रिंक कर लेती है और बहुत ही नशे में रहती है। तो जिनसू उसे संभालता है। तो साओ नशे की हालत में जिनसू से अपने दिल की बात कहती है। तो जिनसू को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो इतने दुख में है फिर भी स्माइल कर रही है। आगे वही खूब नशे में होती है और उन लड़कों के साथ मजे करते हुए जा रही होती है। तो वो लड़का वही का फायदा उठाता है और उसे किस करता है। तो वही उन लोगों को रोकती भी नहीं और उसके साथ खूब मजे करती है। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों की गाड़ी को पकड़ लेती है। इधर जिनसू भी उसी रास्ते से जा रहा होता है और वो वही को देख लेता है। तो उसे वही के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वही को साइड में ले जाकर कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या यही है तुम्हारा काम। तो वही फिर से बहाना बनाने लगती है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही उन लोगों के साथ है। तो जिनसू कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो और हमेशा बहाना बनाने लगती हो, लेकिन आज तुम्हारा कोई भी बहाना मुझ पर नहीं चलेगा। मेरे सारे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम बहुत ही आसान लड़की हो, किसी भी लड़की के साथ घुल मिल जाती हो, उसके साथ रोमांस करने लगती हो, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ तुम पर भरोसा किया। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है उससे तुमने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। तो वही जिनसू को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर जिनसू उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें पता है मैं किस दौर से गुजर रहा था, लेकिन तुमने कभी भी मेरा हाल चाल नहीं पूछा।
लेकिन कोई है जो मेरी फिक्र करता है, मुझे सपोर्ट करता है और मेरे दुख में मेरा साथ देता है। ये सब काम तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर मजे करने में बिजी हो। तो वही को भी गुस्सा आ जाता है और वो जिनसू को कहती है, क्या तुम्हें साओ से प्यार हो गया है? उस लड़की को आए हुए कितने दिन हुए, तुम उस लड़की से अभी से प्यार करने लगे और तुम उसकी भाषा बोलने लगे। आगे उन दोनों में इसी बात को लेकर जमकर लड़ाई होती है। तो वही कहती है, मुझे तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं तुमसे आज ब्रेकअप करती हूँ। और वही जिनसू से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तो जिनसू को बहुत बुरा लगता है। आगे जिनसू साओ को घर लेकर आता है तो साओ नशे की हालत में बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकत करती है और साओ को अपने बॉयफ्रेंड रेन की भी याद आती है और वो उसे याद करके खूब इमोशनल हो जाती है और खूब रोती भी है। तो जिनसू को साओ का पेन देखा नहीं जाता और वो कहता है, अगर तुम पास्ट में इसी तरह जीती रही तो तुम कभी भी पास्ट से बाहर नहीं निकल पाओगी। अगर तुम्हें खुद को इस दर्द से निकालना है तो तुम्हें पास्ट से निकलना होगा और अपने बॉयफ्रेंड को भूलना होगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। अगर तुम मूव ऑन नहीं करोगी तो तुम हमेशा के लिए पास्ट में फंसी रह जाओगी और उसी दुख दर्द से हमेशा गुजरती रहोगी, इसलिए मूव ऑन कर जाओ। तो साओ को जिनसू की बातें सुनकर हिम्मत मिलती है और वो कहती है, आज के बाद मैं कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी। आज से सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी और किसी को भी अपनी खुशियाँ छीनने नहीं दूंगी। और साओ ये कहकर सो जाती है। तो जिनसू से अच्छे से सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जिनसू साओ के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करता और कहता है, मुझे पता है हम दोनों की शादी जिस हालात में हुई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन हम दोनों का भी तो खुशियों पर हक है ना। तो फिर चलो हम लोग एक ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। हमने लोगों की वजह से बहुत रो लिया, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। जब हम दोनों का अलग होना लिखा ही है तो क्यों ना हम दोनों खुशी खुशी अलग हो जाए। जैसे ही हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और तुम अपनी लाइफ आराम से जी पाओगी और मैं तुम्हें 1 मिलियन भी दे दूंगा जिससे तुम अपना सपना पूरा कर पाओगी। तो साओ ये सुनकर खुश हो जाती है और जिनसू को गले लगा लेती है। आगे वो लोग हनीमून के लिए उस रिजॉर्ट में जाते हैं। तो साओ का वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है क्योंकि ये सब जिनसू ने साओ के लिए प्लान किया होता है। तो साओ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इधर वही भी अपनी शूटिंग करने के लिए उसी रिजॉर्ट में आती है। तो वही साओ और जिनसू को एक साथ एक रूम में जाते हुए देख लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि जिनसू इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है। आगे साओ जब रूम में जाती है तो जिनसू ने उसके लिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करवा के रखा हुआ होता है। तो साओ वो सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिनसू ने उसके लिए इतना कुछ किया। आपको यहाँ पर इन दोनों की नोक झोंक भी देखने को मिलेगी। इधर एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम रॉकी होता है। रॉकी भी एक एक्टर होता है। रॉकी की भी एक स्टोरी होती है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। रॉकी एक लड़की से प्यार करता था जो बिल्कुल वही की तरह दिखती थी और रॉकी ने वही को इस फिल्म के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि वो जेनी की तरह दिखती है। वो जेनी को भुलाने के लिए वही के करीब रहना चाहता है ताकि वो अपने पास्ट से बाहर आ सके, क्योंकि जेनी के जाने के बाद रॉकी की लाइफ पूरी तरह बदल गई है। वो ना ही अच्छे से सो पाता है और ना ही अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा है। आखिरकार जेनी के साथ क्या हुआ और रॉकी उसके साथ इतना अटैच क्यों है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे रॉकी और वही का शूट चलता है तो वही अच्छे से शूट नहीं कर पाती तो सारे डायरेक्टर वही का ऐसा रूप देखकर वही पर खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वही उन लोगों से माफी मांगती है और एक मौका मांगती है। तो वो सारे डायरेक्टर वही पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी वही पूरी तरह अपसेट हो जाती है। वही का ध्यान काम में इसलिए नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसका सारा ध्यान जिनसू और साओ पर होता है कि वो दोनों रूम में क्या कर रहे होंगे और वही यही सब सोच सोचकर पूरी तरह पागल हो रही होती है। आगे साओ और जिनसू डिनर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी जिनसू को कंपनी से कॉल आता है और उसका बॉस किसी काम से उसे बाहर जाने को कहता है। तो बेचारा जिनसू ये काम तो करना नहीं चाहता क्योंकि वो साओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर उसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है अपने बॉस के कहने पर। आगे जब साओ को पता चलता है कि जिनसू काम की वजह से बाहर चला गया है और वो उसके साथ डिनर नहीं करेगा तो साओ को बहुत बुरा लगता है और बेचारी अकेले ही डिनर करने के लिए चली जाती है। इधर वही भी उसी जगह पर डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉकी आता है और वही को इस तरह नाराज और अपसेट देखकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और उससे अपनी एक्टिंग स्किल की बातें शेयर करता है कि जब वो नया था तो उसने भी बहुत सारी गलतियां की थी। लोग इसी तरह गलतियों से सीखते हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। तो वही को ये सब सुनकर हिम्मत मिलती है। इधर जिनसू जिस बंदे से मिलने के लिए जाता है वो बंदा उसके साथ काम करने के बजाय उसी से ढेर सारा काम करवाता है। तो जिनसू उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है पर वो बंदा नहीं सुनता। तो जिनसू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कचरे साफ करने के लिए नहीं आया हूँ,
तुम्हारी वजह से किसी को छोड़कर आया हूँ जिसके साथ मुझे टाइम बिताना चाहिए था। अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो मुझे भी तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो बुढ़ा कहता है तुमने किससे टाइम दिया था मुझे बताओ। तो जिनसू कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। तो वो बुढ़ा जैसे ये सुनता है कि जिनसू अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था तो वो बुढ़ा खुश हो जाता है और जिनसू के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस बुढ़े की नजर में प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसे जैसे ही पता चलता है कि जिनसू अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है और वो उसके पास वापस जाना चाहता है तो वो बुढ़ा जिनसू के साथ प्रोजेक्ट साइन कर लेता है और वहाँ से जिनसू को जल्दी भेज देता है साओ के पास। इधर साओ अकेली वहाँ पर बैठकर टाइम पास कर रही होती है क्योंकि उसे जिनसू के बिना मन नहीं लग रहा होता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। वो जिनसू का बहुत वेट करती है पर जिनसू नहीं आता तो बेचारी लास्ट में खाना ऑर्डर कर देती है। तो सारे वेटर उसका खाना लेकर आते हैं और वो सारा खाना साओ के पसंद का होता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिनसू की भी एंट्री हो जाती है। तो साओ जिनसू को देखकर और खुश हो जाती है। इधर वही भी उन दोनों को एक साथ देख लेती है। बेचारी तो जल के भुन जाती है पर उन दोनों को वो छुप छुप कर ही देखती है। इधर रोकी ये सब नोटिस कर रहा होता है और वो वही से पूछती है ये तो मिस्टर सॉन्ग है जिसके साथ तुम्हारा स्कैंडल हुआ था, क्या तुम इनसे बात नहीं करोगी? तो वही कहती है हम दोनों दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं इन दोनों के बीच में खलल डालूं, इसलिए मैं यहीं से ठीक हूँ। और वही रोकी के सामने अपने लव लाइफ को छुपाने की कोशिश करती है पर रोकी ये सब नोटिस कर रहा होता है। आगे मिस्टर सॉन्ग अपनी वाइफ मिसेस सॉन्ग के लिए अच्छा सा सॉन्ग प्ले करवाता है और उसके साथ डांस भी करता है। तो वहाँ के सारे स्टाफ मिस्टर सॉन्ग को मिसेस सॉन्ग को किस करने को कहते हैं। तो वो दोनों बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग सबकी बात रखने के लिए मिसेस सॉन्ग को गाल पर किस कर लेते हैं। तो वही उन दोनों को इतना करीब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे जिनसू साओ को किचन लेकर जाता है और कहता है तुम्हारा जो मन करे तुम यहाँ पर बनाओ, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। तो साओ कहती है तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आने वाले हो, तुमने मुझसे झूठ कहा ना। तो जिनसू कहता है मैं तो यहाँ काम से ही आया था, मैंने सोचा तुम भी कुछ मनोरंजन कर लोगी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया, अगर तुम्हें यहाँ नहीं कुछ करना तो चलो। तो साओ कहती ऐसा नहीं है मैं बनाऊंगी, वैसे तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं? तो जिनसू कहता है तुम जो भी प्यार से बनाओगी मैं उसे खा लूंगा। तो साओ कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रेड बनाऊं? तुमने कहा था ना कि तुम बचपन में सिर्फ ब्रेड ही खाते थे क्योंकि तुम्हारी मम्मी हमेशा बिजी रहती थी और तुम्हें टाइम नहीं दे पाती थी। तो जिनसू ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। तो साओ कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ब्रेड का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो जिनसू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम बनाना चाहती हो तो बनाओ। आगे वो दोनों मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं। इधर वही भी उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह जल के भुन जाती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेड बनाते हैं और उस ब्रेड को साथ में टेस्ट करते हैं तो वो ब्रेड बहुत ही अच्छा होता है और इसी ब्रेड के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है जो उन दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ती है। तो वो दोनों अपने रोमांस का सत्यानाश करके वहाँ से चले जाते हैं पर वो लेडी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है।